तो पहले ही डोर टू डोर पहुंच चुकी थी, तो लोग देख के भी कहते थे अरे हाय देखा मेरे देश की बेटी आ रही है, मेरे देश की बेटी आ रही है। वहाँ मैंने कहा भी था, एक बड़े नेता ने कॉल किया था वहाँ से कांग्रेस की ऑफिस से कि आपको टिकट मिला है। तो मैंने कहा कौन सा टिकट, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, कौन सा टिकट, अरे रखिए मेरा शूटिंग चालू है अभी। उतना भी नहीं समझ पाती थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले मुंबई से गुजरात शिफ्ट हुए, गुजरात से फिर लखनऊ, और लखनऊ उन्होंने कहा कि नहीं आप अब गोरखपुर शिफ्ट हो जाइए। हाँ आज हम गोरखपुर शिफ्ट हो गए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इनकी करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। ये जो बोलते हैं वो ये करते नहीं। तो मुझे लगा कि यही पार्टी ठीक है। और हम तो फूलन देवी जी को अपनी माँ दुर्गा मानते हैं। तो भाई माँ फूलन देवी जी को यातनाओं से भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने छुड़ाया, ये तो इतिहास है और हर बच्चा जानता है। ये यूपी नंबर 1 है, सिर्फ पोस्टरों में, सिर्फ प्रिंट मीडिया में, सिर्फ भाजपा IT सेल में। दशहरा में रावण का नहीं, पुतला लगाकर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सबका फोटो लगाकर दहन कर रहे थे। ये मेरे भारत की दशा हो गई। सारे लोग सोशल मीडिया पर सच्चाई देख पा रहे हैं। बड़ी चाटुकार मीडिया में आपको ये भी नहीं दिखेगा कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला के जो है किसानों को कुचल दिया, ये सब नहीं दिखेगा। वहाँ ये दिखेगा कि इन कुछ खालिस्तानी लोगों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी चलाई। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों को सिर्फ दामाद ही बना कर रखा जाए और बाकी मुसलमान जो है वो तबलीग की जमात वाले हैं और बाकी मुसलमान जो है वो आतंकवादी। ऐसा यहाँ नहीं होता है। जो ये उत्तर प्रदेश है, जो अब निरुत्तर प्रदेश बन चुका है, इसको फिर से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी बहुत ज़रूरी है। समाजवादी युवाओं को साथ दे रही है और मुझे तो साथ दिया ही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आरक्षण की लड़ाई, जैसे मैं सीधा नाम लेना चाहूँगी कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को कहा कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। उस लड़ाई में मैं भी उनके साथ। तो यहाँ केंद्र में भी जो है वो भाजपा है, यहाँ राज्य में भी भाजपा है और भाजपा के साथ ही इन लोगों का विलय है। तो आरक्षण तो यही लोग देंगे ना। तो समाज के हाथ में तो लॉलीपॉप है, तो फिर आरक्षण कहाँ है? कि ज़रूरी नहीं है कि जो भगवा वस्त्र धारण करता है, जो चोला पहनता है, वो संत हो, ज़रूरी नहीं है। लोकतंत्र में जब आधी आबादी अपनी आवाज़ मुखर कर रही हो, एक ऐसी महिला जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी हो, एक ऐसी महिला जो 7 भाषाओं में काम कर चुकी हो, एक ऐसी महिला जो लगातार मुखर हो, जिसके बातों में तर्क हो, हनक हो और अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रही हो, एक ऐसी महिला जो भोजपुरी फिल्मों में अपने अंदाज से लाखों दर्शकों का दिल जीत रही हो, एक ऐसी महिला, मैं नाम लेना चाहूँगा, जोर भी देना चाहूँगा, एक चैनल, सब TV चैनल जिस पे लापतागंज सीरियल आता था, उसमें अपना दम भर रही हो, युवा दिलों की धड़कन हो। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस महिला के लिए हमने ये 2 लाइन की भूमिका बनाई है वो कोई और नहीं, काजल निषाद जी हैं। और आज हमने व्यक्ति विशेष में एक और नाम उछाला, ट्रेंडिंग में नाम गया काजल निषाद जी का, और हमारे दर्शक चाहते थे कि काजल निषाद जी का व्यक्ति विशेष हो। काजल जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शशि भाई आपका, रवि भाई आपका भी। उत्कर्ष पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि खबरें नए अंदाज में दिखाता है। मैं कहना चाहूँगी कि बड़ी बड़ी जो मीडिया है, चाटुकार मीडिया, उसका बहिष्कार कीजिए और उत्कर्ष पत्रिका जो है उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसी न्यूज़ आप देखा कीजिए जो ज़मीनी हकीकत आपको दिखाते हैं। जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, काजल निषाद जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। काजल निषाद जी के लाखों सब्सक्राइबर हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हैं, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस ज़िले से आप हुंकार भरेंगी, जानेंगे वो कौन सा सीट है जहां से आप हुंकार भरेंगी। काजल जी, आप अपने जीवन के बारे में बताइए। बड़ा संघर्षमय आपका जीवन रहा है। व्यक्ति विशेष में हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। मैं जितने सुन रहे हैं सभी दर्शक मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगी और ये दर्शक मित्र ही है जिन्होंने काजल को काजल निषाद बनाया है। मैं गुजराती समाज में जन्म ली हुई हूँ, पंडित समाज में। बहुत छोटी थी मैं तभी मुंबई में शिफ्ट हो गए। मेरा जन्म जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में हुआ है। गांव का नाम मेरे नेर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। बहुत छोटी थी मैं, लगभग 1 महीने की रही होंगी, तब मुंबई शिफ्ट हो गए मेरे मम्मी पापा।
और फिर वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं सब कुछ हुआ। KVM में मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की सांता क्रूज़ में ही संजय जी थे। मुलाकात हुई संजय जी से, हमारी बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई और तब मैं गृहिणी थी और घर ही संभालती थी। और फिर संजय जी को लगा कि नहीं, इनमें कुछ ऐसी बात है जो बहुत सारी क्रिएटिविटी से भरी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो उसके बाद जो है शादी जब हमारी हो गई मुंबई में, और हम संजय जी का, क्योंकि यूपी में गोरखपुर में घर है, भहुआ पार में, तो यहाँ लेके आए। जब मैंने देखा यहाँ आकर के, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, और तब लालटेन में हम खाना भी खाते थे, लालटेन में खाना खाते हैं, शौचालय नहीं है, महिलाएं शौचालय के लिए बाहर जाती है, बारिश में पानी भर जाता है खेतों में, सब जानवर वहाँ आते हैं, सांप बिच्छू जैसे, वहाँ इतना रिस्क लेकर शौचालय जाती है बाहर। बहुत अजीब सा लग रहा था, पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ वो गुजराती समाज, गुजरात से, मुंबई से आई हूँ मैं, और कहाँ ये उत्तर प्रदेश। तो मैं हमेशा संजय जी को कहती थी कि कैसे रहते हैं लोग इस तरह से, कैसे इनका जीवन यापन होता है, कोई कुछ करता क्यों नहीं। अरे उत्तर प्रदेश का जो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है, बहुत ज़्यादा नेता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और नेता चाहे तो अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। तो इतना विकास यहाँ क्यों नहीं हुआ, इतना पिछड़ापन, औरतों की दशा दयनीय, कोई उनके लिए कोई उद्योग नहीं, कुछ नहीं। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, कोई मुंबई जा रहा है तो कोई चेन्नई जा रहा है, कोई हैदराबाद, और गुजरात बड़ोदरा में तो बहुत सारे लोग, सूरत में अपने उत्तर प्रदेश के सब भाई वहाँ पर है। तो संजय जी कहते थे यहाँ ऐसा ही है, वहाँ ऐसे है, यहाँ कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं होती। तो मैंने कहा ऐसा नहीं, किसी को कुछ करना चाहिए। तो इनको लगा कि नहीं, काजल जी के अंदर वो समाज सेवा वाला भाव है, वो कहीं ना कहीं आगे दिखेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर संघर्ष किया, और 2003 से मैं फिर फिल्म लाइन में चली गई। संजय जी को लगा कि अच्छी अभिनेत्री भी बन सकती है, फिल्म लाइन में गए। आप बीती सीरियल से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। आप बीती वही सीरियल जो भूतहा टाइप का होता था, बड़ा डरावना, नेशनल पे BR चोपड़ा जी का बहुत नाम है, उनकी बहुत बड़ी सीरियल से मैंने शुरुआत की। फिर सफ़र रुका ही नहीं, और बहुत सारी सीरियल की मैंने, कम से कम 7 भाषाओं में मैंने काम किया। और DD1 की बहुत सारी सीरियल की, नकाब आया था, बीती आई थी, कल्पना आई थी, 7 वचन 7 फेरे, मेरी देश की बेटी, मैं बाबुल के देश, बहुत सारी सीरियल थी। और DD1 तो ऐसा है ना कि डोर टू डोर पहुंचा हुआ था, तो मैं पहले ही डोर टू डोर पहुंच चुकी थी। 2012 में जब मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, गोरखपुर ग्रामीण से, तो पहले ही डोर टू डोर पहुंच चुकी थी। तो लोग देख के भी कहते थे, अरे हाय देखा, मेरे देश की बेटी आ रही है, मेरे देश की बेटी आ रही है। तो बहुत सारे लोग जानने लगे थे। लापतागंज सीरियल किया मैंने सब टीवी का, और अभी हाल ही में फिर लेटेस्ट जो सीरियल था मेरा, वो इश्क का रंग सफ़ेद, जिसमें कनक त्रिपाठी का रोल किया था, बहुत खतरनाक वाला रोल किया था। हाँ, बहुत सारे रोल मुझे विलन के मिले और मैंने अपनी भूमिका भी उसमें निभाई, लेकिन रियल लाइफ में मैं कनक त्रिपाठी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। बहुत ही इमोशनल हूँ, लोगों का दुख देख के मुझे रोना आ जाता है, कोई रास्ते में कुछ हो जाए घटना तो उतर जाती हूँ, ऐसी हूँ। और इस तरह से फिर सफ़र चलता रहा फिल्म लाइन का। और 2007 में संजय जी राजनीति से जुड़े, लोगों से उठना बैठना शुरू किया, कहा कि काजल को थोड़ी समाज सेवा करनी है, चिंता है, कोई कुछ क्यों करता क्यों नहीं, हम आवाज़ उठाएंगे। और 2012 में लापतागंज में कर रही थी, तभी अचानक से कॉल आ गया। ना मैं कभी दिल्ली गई, ना किसी से मुलाकात किया, ना ठीक से कभी न्यूज़ देखती थी, ना ठीक से कभी राजनीति समझ पाई थी यहाँ की। 2012 में ही मुझे गोरखपुर ग्रामीण का विधानसभा लड़ने का टिकट मिल गया अचानक ही। वहाँ मैंने कहा भी था, एक बड़े नेता ने कॉल किया था वहाँ से, कांग्रेस के ऑफिस से, कि आपको टिकट मिला है। तो मैंने कहा कौन सा टिकट, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, कौन सा टिकट, अरे रखिए मेरा शूटिंग चालू है अभी, उतना भी नहीं समझ पाती थी। और 2012 में शुरुआत की चुनाव लड़ने की। और राजनीति तो मुझे आज भी नहीं आती है, राजनीति मुझे आज भी नहीं आती है। जो भी आता है समाज सेवा आता है, सच बोलने आता है। जहाँ मुझे लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा हो, वहाँ मैं बोलती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कौन सी पार्टी है। कांग्रेस में भी बहुत से लोगों को मैं लताड़ देती थी, तो ऐसा ही है। वो चुनाव लड़ा मैंने
पहली पहली बार, और ना कुछ समझती थी, ना ठीक से बोलने आता था, जो देखती थी वही बोलती थी। लगता था अरे ये दुखी है तो बोल देती कि आप दुखी है और बोलिए। इस तरह से धीरे धीरे चुनाव लड़ा। लेकिन ये बात है कि पहली बार ही लड़ा, कुछ नहीं जानती थी, तभी भी मैंने 17,000 प्लस वोट पाया था, जो 9 विधानसभा में सबसे ज़्यादा था कांग्रेस का। जहां सबको 2,000, 4,000, 6,000 मिला था, वहां काजल निषाद को जनता ने बहुत सहयोग, प्यार, आशीर्वाद दिया था, 17,000 प्लस वोट दिया था। फिर 2014 में भी बुलाया कांग्रेस ने, फिर टिकट का कुछ गड़बड़ हुआ, 2017 में भी बुलाया, फिर सपा के साथ अलायंस हो गया था, तो चौरा चौरी में मेरा टिकट फाइनल ही था। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कॉल करके बुलाया था कि प्रियंका जी बुलाई हैं, राहुल जी बुलाए हैं, और मैं गई भी। लेकिन फिर अलायंस हो गया और टिकट वहाँ उनको मिल गया। उसके बाद जो था ना, कुछ लोग जो थे वो भड़का दिया किसी ने कि क्या कॉल ही उठाना बंद कर देते थे। आपको बताना चाहिए ना कि भाई अलायंस हो गया है, उनको टिकट मिल गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लेकिन कॉल उठाना बंद कर दिया बड़े नेताओं ने, और थोड़ा सा दरकिनार करने लगे। प्रियंका जी आई थी, मैं मिलने भी गई थी, कुछ लोगों ने मेरा नाम ही काट दिया कि काजल आगे आ जाएंगी तो मिल लेंगे। अरे भाई क्या मिल लूँगी, क्या बोल लूँगी? अभी प्रियंका जी लड़ रही है ना महिलाओं के लिए, तो क्या ऐसा बोल लेंगे? महिलाएं हैं तो महिलाओं को आगे करेंगी। बस इस तरह सफ़र चलता रहा। और अभी फिर 7 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने मुझे समाजवादी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने का मौका दिया। 16 सितंबर को लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाकर कहा कि बहन आपको कैंपियरगंज में मैं लड़ाना चाहता हूँ और ये हम सब की लड़ाई होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले मुंबई से गुजरात शिफ्ट हुए, गुजरात से फिर लखनऊ, और लखनऊ उन्होंने कहा कि नहीं आप अब गोरखपुर शिफ्ट हो जाइए। हाँ, आज हम गोरखपुर शिफ्ट हो गए हैं। आपने कहा कि मुझे राजनीति नहीं आती है, जितना मैंने आपके बारे में सर्च किया, जाना, राजनीति के जितने गुण होने चाहिए वो आपके भीतर हैं। पहले तो आप मुखर वक्ता हैं, आधी आबादी की आवाज़ हैं, मुखर होकर आप आवाज़ उठाती हैं। हमने आपके वीडियो देखा, और ख़ास करके जिस तरह से आप योगी मोदी और स्मृति ईरानी जी पर आप मुखर होती हैं, बोलने का जो लहजा है, एक नेता के भीतर जो गुण होने चाहिए वो गुण आप में है। आप कांग्रेस से चुनाव लड़ी, हुंकार भरी, जैसा कि आपने बताया, ग्रामीण से, और आज आप एक नई पारी की शुरुआत एक नई पार्टी से कर रही हैं। आपके पास तमाम paर्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी थी, बसपा थी, और भी पार्टियां थी, समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, कोरोना के पहले ही जब हम गुजरात शिफ्ट हो गए थे और मेरा शोरूम ओपन हुआ था, तो शोरूम हम चला रहे थे कि चलो कुछ नहीं तो परिवार का जो है वो भरण पोषण होता रहेगा यहाँ से, बाकी हम समाज सेवा करते रहेंगे। फिर कुछ जैसे कोरोना आया, धीरे 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 पता चलता गया, परत खुलती गई कि ये जो वर्तमान सरकार है ये किसी के लिए कुछ करती क्यों नहीं। जब सरकार बदली थी तो हम भी खुश हुए थे, सब खुश हुए थे, और पूरा देश खुश हुआ था। और ये परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन बहुत अच्छा है, कुदरत का नियम है, होना चाहिए। आपको लगता है आपकी सरकार काम नहीं करती, परिवर्तन कर दीजिए, जनता ही तो मालिक है ना। तो परिवर्तन हुआ, सब खुश हुए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इनकी करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है। ये जो बोलते हैं वो ये करते नहीं है। मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, आपको बड़ा कर्णप्रिय लगता है उनका भाषण, आप खो जाते हो। वो एक नेता है, वो ऐसा कर लेते हैं, नस पकड़ लेते हैं लोगों की, लेकिन बाद में वो चीज़ें करते क्यों नहीं है? क्या कमी है? सब कुछ तो है। जनता ने एक बार तो नहीं, 2-2 बार प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग दिया। फिर आप जनता के वादों पर खरा तो उतरिए। नहीं कर सकते तो वादे ही मत कीजिए पहली बार। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, बोलना चाहिए, गलत हो रहा है, यहाँ मुझे बोलना चाहिए। मैंने वीडियो के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से मैं पहले ही बोलती थी, और बहुत शुरू से मैं बोलती थी। कांग्रेस के बारे में भी मैंने शुरू से मैंने देखा आपका यूट्यूब चैनल काजल निषाद के नाम से है, लाखों सब्सक्राइबर है जी, हमने देखा है जी। भले मैं कांग्रेस में थी जब, मगर जब मुझे लगता था गलत हो रहा है तो मैं उनके बारे में भी लेख लिखती थी। तब तो वीडियो का इतना प्रचलन नहीं था, इतना तो व्हाट्सअप नहीं आया था। 2013 के बाद ही मेरे ख्याल से व्हाट्सअप ज़्यादा शुरू हुआ है, और ज़्यादा वीडियो फेसबुक में ज़्यादा अपलोड होने लगा। तो तभी भी मैं करती थी, अभी भी मैं करती हूँ। और फिर मुझे बहुत सारे ऑफ़र भी, ऐसा नहीं है। 2014 में संजय जी, आप जानते हो, बाबा घर से उठवा के ले जाते थे संजय जी को, योगी बाबा। बहुत सारे भाजपा के लोग, बसपा से मुझे बहुत ऑफ़र आए।
पर नहीं जाना था, कहीं नहीं जाना था कि नहीं, लग रहा था नहीं कुछ गलत है, ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मगर फिर अखिलेश जी ने बुलाया तो बहुत सर्च किया मैंने, देखा कि नहीं इन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे इनके काम ऐसे हैं जो सही मायने में विकास कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यही पार्टी ठीक है। और हम तो फूलन देवी जी को अपनी माँ दुर्गा मानते हैं, तो भाई माँ फूलन देवी जी को यातनाओं से भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने छुड़ाया, ये तो इतिहास है और हर बच्चा बच्चा जानता है। तो फिर जो हमारे समाज की इज्जत करता है, महिलाओं की इज्जत करता है, जो रक्षा कर सकते हैं, उनके साथ जाने में कोई हर्ज नहीं था। तो मेरी पहली पसंद जो थी फिर वो समाजवादी पार्टी थी और मैं चली गई। आपने कहा कि कोरोना के समय में सरकार पूरी तरह से फेल रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, और एक तरफ सरकार कह रही है कि यूपी मॉडल को सराहा जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने कहा कि यूपी मॉडल ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए, योगी जी को तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। योगी सरकार कह रही है कि हमने बेहतर काम किया और हमारे कार्यों को सराहा जा रहा है, विदेशों में सराहा जा रहा है। कौन से कार्यों की बात करूं? जो अपराध बढ़ गए उन कार्यों की बात करूं, कि महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ गए उन कार्यों की बात करूं, जो महंगाई चरम सीमा पर है उन कार्यों की बात करूं, या अपराध रुक नहीं रहे हैं, गुंडई रुक नहीं रही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा छा गई उन कार्यों की बात करूं, या भुखमरी में हमारा देश 101 नंबर पर आ गया, जिसने नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी भुखमरी में हमारा देश नंबर 1 आ गया, जहाँ अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढह गई, जहाँ कोरोना काल में लोग बहुत ज़्यादा संकट से पीड़ित थे, बहुत सारा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे, दफनाए जा रहे थे, हिंदू लोग भी दफनाए जा रहे थे, जहाँ हिंदू मुसलमान बिल्कुल एक हो गए थे, हिंदू भाई भी दफनाए जा रहे थे, कुछ मुसलमान भाई हिंदुओं को ही मुखाग्नि दे रहे थे। कौन सी क्या बात करूं मैं? या गंगाओं में लाशें तैर रही थी उसकी बात करूं, या जानवर लाशों को फाड़ रहे थे उनकी बात करूं, या डॉक्टर्स जो थे वो बॉडी नहीं देते थे परिजनों की। लोग रो रहे हैं, माँ बाप के लिए रो रहा है, बाप बेटी के लिए रो रहा है, बेटी माँ के लिए चित्कार मचा रही है, सब सड़क पे आ गए थे लोग, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और बाद में ये निकम्मी सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई, या हम काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी कर दी, मेरे देश को पूरे लाइन में खड़ा कर दिया था। लाइन में कितने लोगों ने दम तोड़ दिया था, बेटियों की शादी रुक गई थी, लॉकडाउन कर दिया बिना सोचे समझे, बिना सलाह मशवरा लिए। लाखों करोड़ों लोग सड़क पर निकल गए थे, पैदल, मासूम बच्चे, पैरों में छाले पड़ गए थे, खाने को पीने को नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। 2 रुपए के पार्ले जी बिस्किट का दाम भी 10 रुपया 12 रुपया हो गया था। क्या मतलब, सैनिटाइज़र की आप कीमत देखो तो वो जो 20-30 रुपये में मिलता था उसकी कुछ 120 रुपये की कीमत हो गई थी। दवाइयाँ कहीं नहीं मिल रही है, महिलाएं गर्भवती भी पैदल चल पड़ी थी और बीच में रास्ते में ही संतान को जन्म दे रही है। कौन सी क्या बात करूँ मैं? वो जो मजदूर पटरियों पर सो गए थे, थक कर और ट्रेन चढ़ गई थी, ये सारी तरक्कियों की बात करूं? ये यूपी नंबर 1 है, सिर्फ पोस्टरों में, सिर्फ प्रिंट मीडिया में, सिर्फ भाजपा आईटी सेल में, भाजपा आईटी सेल के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, या बसों के पीछे नंबर 1, यूपी नंबर 1, और सड़कें और गड्ढे में पता ही नहीं चल रहा कौन सड़क है कौन गड्ढे हैं। किस में मैं बात करूं बताइए? इतने सारे कांड, आप बदायूं का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए, उन्नाव का कांड देख लीजिए, वो जो बच्ची, छोटी बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर में कांड हुआ था ये देख लीजिए, चिन्मयानंद स्वामी का कांड देख लीजिए। किस चीज़ में मैं बोलूं? सरकारी बालिका गृह में जो 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी, ये रक्षा है? या ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये क्या चेतावनी थी कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ? किस बारे में मैं कहूँ? क्या डंका बज रहा है? इस बार आप देखिए, इस बार की ही बात है, दशहरा में लोग रावण का जो है पुतला दहन करते थे, लेकिन इस बार दशहरा में रावण का नहीं, पुतला लगाकर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह सबका फोटो लगाकर दहन कर रहे थे। ये मेरे भारत की दशा हो गई है। इतना मतलब कोई प्रधानमंत्री का इतना बड़ा मजाक नहीं उड़ा है विदेशों में भी। यहाँ आप गांधी जी को मानेंगे नहीं, गोडसे को मानेंगे, वहाँ गांधी जी की बातें करेंगे। किस मुंह से क्या कर रहे हो? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। काजल जी, हमने देखा कि विपक्ष पूरी तरह से मुख्य दर्शक था और सरकार के ही 2 मंत्री विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। ब्रजेश पाठक जी हो, किशोर जी हो, लगातार अपने सरकार पर उंगलियां उठा रहे थे। सरकार का ये कहना है कि अखिलेश यादव आराम से 11 बजे सोकर उठते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर उनके कुछ लोग आते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, फिर वो ट्विटर पर जाकर कुछ बातें लिखते हैं।
सरकार का ये कहना है कि अखिलेश यादव ने मोदी वैक्सीन कहा, वैक्सीन पे भ्रम फैलाया। एक और सवाल उसमें ऐड कर लेते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़, कार्यकर्ता तो जा रहे थे लेकिन ये पूरे कोविड के दौर में अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी नहीं दिखे। ये कौन सी सरकार कह रही है? वो सरकार जिन्होंने कोरोना काल में जब लोग पैदल चल रहे थे तो यातायात के साधन नहीं दिए थे, ट्रक नहीं दी थी, बसें नहीं दी थी, रिक्शाएं नहीं दी थी, ट्रेन का कोई इंतज़ाम नहीं, ट्रेन कहाँ से कहाँ चली जा रही थी। कानपुर की ट्रेन लखनऊ में निकल रही है, लखनऊ की ट्रेन नागपुर में निकल रही है, कहाँ से कहाँ ट्रेन भी जो है बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गई थी। ये कौन सी सरकार कह रही है जो खुद तो प्राइवेट जेट में घूमते हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं और जनता को एयरलिफ्ट भी नहीं करवा रही थी, चाहे विदेशों में हमारे भारतीय कितने फंसे हुए थे। ये कौन सी सरकार जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है? चलिए अभी की मैं बात कर रही हूँ, छोड़िए पहले का और छोड़िए इतिहास का। इतिहास में ये लोग हमेशा लेके जाते हैं, इतिहास में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वर्तमान में स्थिति क्या है ये लोग इसकी बात नहीं करते, मैं वर्तमान की स्थिति की बात करती हूँ। अभी अभी गोरखपुर में एक कांड हुआ था, कानपुर से जो भाई आए थे मनीष गुप्ता जी, उनके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि किस तरह से पुलिस ने उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। उनकी पत्नी मनीषा गुप्ता जी चीख चीख कर कह रही थी कि एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई कीजिए, उचित कार्रवाई कीजिए। और उसमें भी आपने देखा होगा वीडियो। देखिए मैं कहती हूँ आजकल ये सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, सारे लोग सोशल मीडिया पर सच्चाई देख पा रहे हैं। बड़ी चाटुकार मीडिया में आपको ये भी नहीं दिखेगा कि मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला के जो है किसानों को कुचल दिया, ये सब नहीं दिखेगा। वहाँ ये दिखेगा कि इन कुछ खालिस्तानी लोगों ने, कुछ देशद्रोही लोगों ने मंत्री जी के बेटे की गाड़ी जला दी, ये वहाँ दिखेगा। लेकिन सच्चाई आपको सोशल मीडिया पर भी दिखेगी। तो देखिए ना आप सोशल मीडिया पर कि वो पुलिस वाले जो है वो भी आनाकानी कर रहे थे, केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ फिर? वहाँ पर अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मनीष गुप्ता जी के घर पहुँच गए, लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी बाबा जी वो नहीं पहुँचे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन बाद में बाबा को लगता है कि अच्छा मुआवजा देना चाहिए, अच्छा इनको कुछ तो सहायता देनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि क्यों विपक्ष पूछे या फलाना पूछे या वो पहुँच जाए या वो पहुँच जाए, आप क्या हो? आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हो वर्तमान में। जो वर्तमान में है वो करेगा, या जो पहले का हो गया था या 10 साल पहले का था या 100 साल पहले का था वो आपके घर पहुंचेगा। और ठीक है ना, कोई भी सांत्वना देना तो जाएगा ही, वो कोई राजनीति नहीं करता। लेकिन कोई सांत्वना देना अगर देने जाएगा तो वो राजनीति कर रहा है। आप जाते भी नहीं हो तो आप राजनीति नहीं कर रहे हो। लखीमपुर की घटना में माननीय अखिलेश जी जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक दिया। क्यों? नहीं तो ये राजनीति कर रहा है। आप चले जाते, इनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की बात करती है, मतलब एम और वाई की बात करती है। एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। जब एम समाजवादी पार्टी को वोट दे देता है तो समाजवादी पार्टी एम को भूल जाती है, वाई वाई करती है। इस पे आपका क्या है? ये आपको कहा भी तो किसने होगा? मतलब आपने सुना भी तो कहाँ से? भाजपा से ही सुना होगा। नहीं, ओवैसी ने कहा। अरे भाई, ओवैसी भी जो है वो पर्दे के पीछे देखा जाए तो भाजपा की ही मदद करने वाले लोग हैं। तो भाजपा की जो बोली बोलेगा वो सिर्फ हिंदू मुसलमान ही करेगा। एम मतलब मुसलमान, वाई मतलब यादव मतलब हिंदू। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति से यहाँ कोई ऊपर आ ही नहीं रहा है। आप अगर देखोगे बड़ी बड़ी मीडिया में एक यहाँ पे मौलाना जी बैठा देंगे, एक पंडित जी बैठा देंगे और बिल्कुल मुर्गे की तरह इनको लड़ा देंगे। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हिंदू मुसलमान की बातों से, ये गंदी धर्म की राजनीति से ऊपर आना पड़ेगा किसी को भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अगर यहाँ पे मुसलमानों की भी बात होती है तो क्या गलत है? हिंदुओं को भी तो होती है, हिंदुओं के भी तो बात। उनका कहना गलत का है। देखिए काजल जी, सुनिए, उनका कहना गलत भी कहा है। उन्होंने कहा कि 9-10% वाला मुख्यमंत्री बन सकता है तो 19% वाला क्यों नहीं? मुसलमान केवल सरकार बनाने का काम करेगा, उसके हक हुकूक की बात कौन करेगा? क्यों भाई, मुसलमानों को कभी इज्जत नहीं मिली क्या? मुसलमानों को इज्जत नहीं मिली है क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम पहली बात तो होता ही नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मुसलमानों को सिर्फ दामाद ही बना कर रखा जाए और बाकी मुसलमान जो है वो तबलीग की जमात वाले हैं और बाकी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है। ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ उतनी ही मुसलमान भाइयों को इज्जत मिलती है जितनी हिंदू भाइयों को मिलती है। यहाँ हिंदू मुसलमान पहली बात तो होता नहीं है। जिसने भी कहा बहुत गलत बयान है ये।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और समाजवादी पार्टी कुछ का साथ कुछ का विकास की बात करती है। देखिए, सबका साथ और सबका विनाश, ये आजकल भाजपा की नीति है और सब लोग समझ गए हैं। मैं फिर से क्या वही बार बार बात करूं कि ये सिर्फ जुमलाबाजी वाली पार्टी है। मैं नहीं कह रही हूँ, मोदी जी के परम मित्र अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो जुमला होता है जी। तो क्या ये जनता के साथ मजाक कर रहे थे कि आप जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे करते हो, तो ये सिर्फ क्या जुमला था? लग तो रहा है, क्योंकि पहले 15 लाख देने का वादा किया था और अब मोदी जी 25 लाख भी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ जुमलाबाजी वाली पार्टी है, इन लोग के बोलने से कुछ नहीं होता। जनता का रुख कहाँ है ये अब देखना है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने इतना विकास किया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उद्घाटन का उद्घाटन करा रही है, हमारे शिलान्यास का शिलान्यास करा रही है। इतना ज़्यादा विकास किया था, उनका नारा था विकास बोलता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कारनामे बोलते हैं। उन्होंने कहा यूपी को ये 60 पसंद है, जनता ने नकार दिया। अगर इतना ज़्यादा विकास किया था 2012 से 17 के बीच में, तो जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार क्यों दिया? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि परिवर्तन बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को लगा कि नहीं, अभी परिवर्तन होना चाहिए। लोगों ने परिवर्तन करके देखा, अब समझा कि ये परिवर्तन बहुत बड़ी गलती में हो गया है। ये जो है हमारा फैसला था वो बहुत बड़ी गलती है। लोगों को एहसास हुआ। कभी कभी क्या होता है, लोगों को एहसास होना भी ज़रूरी है, नहीं तो लोगों को क्या होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में वो हीरा होता है ना तो उनको समझ नहीं आती है। तो कभी कभी बाहर जाने देना चाहिए। जब बाहर से उनको लगेगा कि कुछ वहाँ गलत है तो घर को ही लौट कर आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस फैला होता था, खास करके आपके कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का बेल्ट है इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित, और समाजवादी पार्टी सफाई में ऑर्केस्ट्रा और नाच गान कराती थी। ये बताइए, ये जो कहते थे ये वही पार्टी के लोग हैं ना जो कहते हैं कि अभी अभी जो मुफ्त राशन बांट रहे थे और भुखमरी वाले देश में 80,000 करोड़ लोगों को ये जो अनाज मुफ्त वितरण कर रहे थे, वहाँ ये लोग क्या करते थे? कुछ वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऊपर से थैला दिया जाता था। मतलब आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ लोगों को अछूत मानते हैं। वो वीडियो अगर पत्रकार महोदय मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, शायद आपके संज्ञान में भी वो आया होगा। और कुछ लोग नाच गाना करवा रहे थे। तो ये क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? जब खुद का ही दामन बेदाग है तो दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि ये लोग चाहे कुछ भी कहे, जनता समझ चुकी है, भुगत चुकी है और अब मन बना चुकी है कि 2022 में हमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी की पार्टी ही बनानी है। काजल जी, आधी आबादी, देश में आधी आबादी की बात होती है, चाहे वोट प्रतिशत की बात हो। हमने देखा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ तो उसमें पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा कहीं बढ़ चढ़ के महिला मतदाताओं ने भाग ली। और ये कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। लेकिन जब मुझसे आपसे मेरी बात हो रही थी तो एक सफल महिला के पीछे संजय निषाद जी हमारे सामने हैं, उनका योगदान है। और आप जहाँ हैं, आप राजनीति में आना नहीं चाहती थी, संजय निषाद जी चाहते थे, वो राजनीति कर सकते थे, लेकिन आपको उन्होंने आगे किया कि एक महिला आगे हो। जब आप आएंगी तो और भी महिला घर से निकल कर आएंगी। हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है। हमने कोरोना के समय में देखा, किसी सतीश के लिए अब्दुल्ला लाइन में लगे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, किसी अब्दुल्ला के लिए सतीश लगे हुए हैं। इस कोविड के दौर में सारे धर्म और संप्रदाय इंसानियत पर थे। चुनाव आते ही क्यों सारी पार्टियां जातिगत समीकरण साधने लगती हैं? इस पर मैं आपका ओपिनियन चाहूँ। जी, ये एक्चुअली ना बहुत गलत है। आपने सही कहा कि चुनाव जो है या राजनीति जो है वो सारी चीज़ें जो विकास पर होनी चाहिए। कौन आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कौन आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपका विकास कर सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों का विकास कर सकता है, किसके हाथ में आपके बच्चे का भविष्य है, ये बिल्कुल तय करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तय भी जनता को भी करनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि शिक्षित बनिए, विद्या आप जो है वो ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी क्षेत्र का ताला खोलने में सक्षम है। शिक्षा आपको समझाएगी किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। कुछ लोग जो 500 में, लुग्गा में, दारू की बोतल में बिक जाते हैं, अपना 5 साल अपने बच्चों का भविष्य दाव पर लगा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए।
आप हमेशा जो है ना वोट अपने जो क्षेत्र में जो प्रत्याशी खड़ा है उसको देख कर दीजिए कि ये लड़ सकता है क्या, ये हमारे समाज की नहीं, हमारे क्षेत्र की लड़ाई लड़ सकता है क्या, हमारा विकास कर सकता है क्या। ऐसे पुरुष, ऐसी महिलाओं को आप आगे कीजिए। और जैसे आपने कहा राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन समाज सेविका का जो भाव था वो पहले से ही था, वो होता है, क्योंकि मैं आज भी इमोशनल पर्सन हूँ तो वो होता है। लेकिन मैं माननीय संजय निषाद जी जो मेरे पतिदेव, उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही काजल को काजल निषाद बनाया है। आधे से अधिक हूँ, अधिकार से वंचित हूँ, 50 में 50%, लेकिन वो भी नहीं मिला। 33% की बात लोग सभा में चल रही थी, महिलाओं को वो भी अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने इस लोकसभा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में ये तय किया है कि जो हमारी टोटल सीटें होंगी उसकी 40% सीटें हम महिलाओं को देंगे। क्या लगता है आपकी पार्टी कितनी महिलाओं को, कितने प्रतिशत महिलाओं को अपने पार्टी के अनुसार अपने विधानसभा क्षेत्र में उतारेगी? सबसे पहले अगर आप कांग्रेस या समाजवादी की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो समाजवादी की योजना है 1090 महिला हेल्पलाइन, महिलाओं के लिए ही है। फिर कन्या विद्याधन योजना महिलाओं के लिए ही है। लैपटॉप के वितरण हुए थे, कितनी बालिकाएं, विद्यार्थियां भी थी। और भी जितनी योजनाएं हैं समाजवादी की, वो सारी जो है वो महिलाओं को भी मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए योजना है। बहुत अच्छे जो रोड बनाए हैं समाजवादी ने, महिलाएं भी चलती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को लाभ पहुंचा रही है। कुछ महिलाओं को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, उनको हम बताने का काम करेंगे कि ये आपके लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाजवादी ने लागू की है। दूसरी बात कि आपने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि अब 40% जो है वो महिलाओं को हम लड़ाएंगे, जो जुझारू है, जो लड़ सकती है, जो बोल सकती है। कांग्रेस में काजल निषाद भी थी, जुझारू थी, लड़ सकती थी, बोल सकती थी, प्रेग्नेंट थी, उसके बाद भी कितने सारे दौरा कर रही थी। तो काजल निषाद कांग्रेस को नहीं दिखी क्या? देखो, बोलने की बात है और करने की बातें दोनों अलग अलग है। करनी और कथनी में फ़र्क होता है। आज जब लग रहा है कि वोट खिसक रहा है, कांग्रेस का कहीं जनाधार नहीं है या उसका संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ ही नहीं सकती, उनका नामो निशान नहीं है, तब इनको लगता है कि नहीं अब महिलाओं को भी जोड़ना चाहिए। लेकिन जब कोई महिला थी तो उसका मान सम्मान नहीं करते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको फ़ोन नंबर नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करवाएंगे, घंटों आप वेटिंग में रहो, मुलाकात नहीं करने देंगे। आपका नाम भी होगा लिस्ट में, तब भी फटाक से ऊपर से जो भी जिला अध्यक्ष होगा वो नाम काट के अपना ही नाम भरने का काम करेंगे। काजल निषाद जी, आप युवा हैं और भारत की जनसंख्या 65% युवाओं की है। अगर औसत आयु देखी जाए तो 29 से 30 साल की हमारे यहाँ युवाओं की औसत आयु है। आज युवा की परिभाषा क्या है? नेता का लड़का युवा, युवा का मतलब अखिलेश यादव, युवा का मतलब राहुल गांधी, युवा का मतलब तेजस्वी यादव, युवा का मतलब प्रतीक यादव, युवा का मतलब चिराग पासवान, युवा का मतलब दुष्यंत चौटाला, युवा का मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, युवा का मतलब सचिन पायलट, युवा का मतलब हम ये देखते हैं कि युवा वो है जिसकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। या तो उनके चाचा विधायक हैं या तो उनके पिताजी विधायक हैं। लोकसभा में जो 12% युवा सांसद हैं उनकी पृष्ठभूमि निकाली जाए तो वो 12 में जो सांसद हैं उनके 98% वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि विधायकों की रही, या तो चाचा विधायक है, या तो मामा विधायक है, या तो पिताजी विधायक है। काजल निषाद युवा हैं और एक निषाद समुदाय बड़ी आशा भरी निगाहों से, और भी बिरादरी है, वो देख रही है कि काजल निषाद सक्षम है, लड़ सकती हैं, युवा हैं। आपको आपकी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि कैंपियरगंज क्षेत्र से हम आपको टिकट देंगे। क्या लगता है पार्टी ने जो वादा किया है उस वादे पर खरी उतरेगी? बिल्कुल खरी, क्योंकि बड़ी आशा है। जी 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 बिल्कुल, ये आशा निराशा में नहीं बदलेगी मेरे भाई, ये बिल्कुल पार्टी खरी उतरेगी। और जैसे आपने सारे लोगों का नाम लिया, उसमें युवा जय शाह भी है, जिनका बिजनेस कोरोना काल की संकट में भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने क्या कहा, मैं देखिए, मैंने ये कहा कि युवा की परिभाषा आप खोज लीजिए, गूगल कर लीजिए, कोई ऐसा युवा जो
राजनीति कर रहा हो, आपने देखा होगा, आप मतलब आप मुखर हैं, आप पढ़ती हैं, लगातार अध्ययन कर रही होंगी, जितने युवा थे उनको संगठन में भेज दिया गया, युवा मोर्चा के फलाने अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष। क्या किसी एक युवा को जो कर्मठ है, नॉलेजफुल व्यक्ति है, सदन में या विधानसभा में आवाज़ उठा सकता है युवाओं को, कितने लोगों को टिकट मिला है? मेरा प्रश्न ये है। जी जी, अब ऐसे देखा जाए तो मेरे पिताजी या माताजी कोई भी राजनीति से दूर दूर तक नहीं है। मैं किसी बहुत बड़े नेता की या नेत्री की पुत्री नहीं हूँ, सामान्य हूँ। उसके बाद भी मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो मुखर होगा, जो आवाज़ उठा सकेगा, जो लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है वहाँ बोलने की हिम्मत दिखाएगा, जिसको लगेगा कि मेरा प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, मेरे क्षेत्र का कर रहा है, जो वो गलत कर रहा है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, अगर वो आवाज़ उठा सकेगा तो ऐसे युवाओं को आगे लाना ही चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव जी ने यही काम किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि कैंपियरगंज में आपको चुनाव लड़ना है, और उनके कहने पर ही कि आप गोरखपुर शिफ्ट हो जाइए, मैं गोरखपुर में शिफ्ट हो गई हूँ। और जनता का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग रहा तो बहुत अच्छे से बहुमत से हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को ये भी कहा गया था कि रोज़गार देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और उसके बाद पढ़ा लिखा युवा अगर मोदी जी के कहने पर पकोड़ा ही तलने लग जाएगा तो ये देश की तरक्की नहीं होगी, और इस तरह देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। और जो ये उत्तर प्रदेश है, जो अब निरुत्तर प्रदेश बन चुका है, इसको फिर से उत्तम प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी बहुत ज़रूरी है। समाजवादी युवाओं को साथ दे रही है, और मुझे तो साथ दिया ही है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। एक निषाद महिला से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि काजल निषाद के आने से इतना कॉन्फिडेंस हमारी बच्चियों में आया है कि वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो समाज में आए। और मेरा सवाल ये है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जब वो आजमगढ़ में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि जाति के नाम पे सब लोग एक हो जाते हैं और कहते हैं हमारे जाति का है, इसको वोट दे देते हैं। वो जाति वहीं रह जाता है, और उनके चाचा विधायक हो जाते हैं, उनकी पत्नी विधायक हो जाती हैं, उनके नाना विधायक हो जाते हैं, लेकिन वो समाज जो अपने उत्थान के लिए अपने ही बीच से किसी को सांसद बनाता है, वो समाज वहीं रह जाता है। मैं आपके भी समाज पे आऊँगा। जमुना निषाद जी बहुत बड़े नेता रहे, फिर संजय निषाद जी आए कि हमारे समाज की हक हुकूक की बात करने के लिए आए, फिर चौरी चौरा से जयप्रकाश निषाद जी हैं। तो क्यों काजल निषाद को भी निषाद पार्टी के निषादों के लिए आना पड़ा? इतने लोग जो कि निषादों को भजा ले गए कि हम आपके हक हुकूक की बात करेंगे, आपके आरक्षण के लिए बात करेंगे, हम आप सदन में जाके आपकी आवाज़ उठाएंगे कि हमारा समाज पिछड़ा क्यों है। जब इतने नेता हर पार्टियों में, हर बिरादरियों में हम कह रहे हैं, तो काजल निषाद को मुंबई से सब कुछ छोड़ के गोरखपुर क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा कि हमारे समाज में, जैसे आपने अब समाज की बात की है तो मैं कह दूं कि हमारे समाज में कुछ बहरूपिया भी आ गए हैं। वो निषादों की बात तो करेंगे, जय निषाद राज का नारा भी लगवाएंगे, और गृहराज निषाद की आरती भी उतरवाएंगे। लेकिन उस आरती की थाली में जितना चंदा आता है समाज की तरफ से, जो भी बेचारे गरीब 10 रुपया 2 रुपया, जो भी जिसकी जैसी इच्छा, जैसी शक्ति, ऐसा चंदा डालते, तो चंदा कुछ लोग बहुरूपीय चटकार जाते हैं। आरक्षण का लैलीपॉप हाथ में थमा देते हैं, एक हाथ में, और दूसरे हाथ से कहते हैं मेरा बेटवा को सांसद बनाओ, हमको MLC बनाओ। कोई बिहार से जो अभी गिद्ध उड़ के आए हैं वो कहते हैं हमको मंत्री बनाओ। और ये सब जो कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण की लड़ाई, जैसे मैं सीधा नाम लेना चाहूँगी कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने समाज को कहा कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे। उस लड़ाई में मैं भी उनके साथ थी। पहले जब वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते थे वहाँ मैं भी साथ थी। दूसरी बात कि समाज के किसी भी बड़े व्यक्ति या छोटे व्यक्ति की जो भी लड़ाई थी, मैं हमेशा समाज के साथ खड़ी रहती थी। जैसे राम भुआल जी और मेरा यहाँ पे 2012 में बहुत झगड़ा हुआ था हम लोग। हाँ बिल्कुल, बहुत हमला हुआ था। वो बसपा से थे, हम कांग्रेस से थे, तो हुआ था। लेकिन जब उनके हक की कोई लड़ाई चल रही थी तो सब कुछ भुला के मैं, भाई अपना समाज है, समाज के लोग हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा सा जाते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात की, उनका कोई बस वाला कांड हो गया था, संजय जी याद है? तब भी काजल निषाद जी गई थी। पेपरों की कटिंग भी मेरे पास रखी हुई है, पहले के कुछ वीडियोज़ होंगे वो आपके संज्ञान में मैं दे दूँगी। फिर जैसे
संजय निषाद के आरक्षण वाली मामला था, मैं गई थी। अखिलेश निषाद जी को गोली लग गई थी, शहीद हो गए थे वो आरक्षण मामले में, तब भी मैं गई थी। जेल में बहुत सारे लोग बंद थे और संजय निषाद जी रफू चक्कर हो गए थे, भगोड़ा बन के भाग गए थे, तभी भी मैं वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेसियों को लेकर और बड़े वरिष्ठ नेता उनको लेकर वहाँ जेल में पहुँची थी। तो बहुत सारे समाज की जो ऐसी चीज़ें आती है ना, तो मैं हमेशा आगे रहती हूँ। पर फिर मुझे लगने लगा कि कुछ गिद्ध भी है, कुछ बहुरूपीय है, समाज को आरक्षण का पपलू पकड़ा कर अपना ही वोट सहेज रहे, अपने घर भर की जो राजनीति करते हैं, ये सही नहीं है। और जो माननीय मंत्री जी आए थे, कहा कि फूलन देवी जी की मूर्ति हम लगाएंगे। फूलन देवी जी की मूर्ति तो नहीं लगवा पाए, सक्षम महिला, दुर्गा महिला समाज की, उनकी मूर्ति नहीं लगवा पाए, तो साधारण महिलाओं की लड़ाई। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में जिस तरह से मल्लाहों को, निषादों को हक दिलाया और जिस तरह से कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ के अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उसी हक हुकूक की बात करने वो यूपी में आए थे। सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं मुकेश सहनी। मुकेश जी को ही मैं कहना चाहती हूँ कि बिहार में मल्लाह, केवट, माझी, मझवार, कश्यप, निषाद समाज के लोग नहीं है क्या? है ना? तो वहाँ क्यों नहीं आरक्षण दिलाया? वहाँ क्यों नहीं आरक्षण दिलाया? अब यहाँ आए हैं यूपी में आरक्षण दिलाने। आरक्षण देगा कौन? सरकार जिसकी है वो देंगे। तो केंद्र, यहाँ केंद्र में भी जो है वो भाजपा है, यहाँ राज्य में भी भाजपा है, और भाजपा के साथ ही इन लोगों का विलय है, तो आरक्षण तो यही लोग देंगे ना। तो समाज के हाथ में तो लैलीपॉप है, तो फिर आरक्षण कहाँ है? तो क्यों झूठ बोलने का काम करते हैं? आरक्षण मुझे दो, नहीं तो ये तुम्हारा ये जो पद है तुम्हारा, उसको मैं त्याग देता हूँ। ऐसी बातें क्यों नहीं करते हैं मुकेश सहनी जी और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी? माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी निषादों का ही वोट लेकर, प्यार, सम्मान, सहयोग लेकर निषाद को ही मरवाने का काम करते हैं। आपने वीडियो देखा होगा जब MLC बने थे नए नए, अभी की बात है वो, और एक निषाद भाई को उनका ही बेटा अमित निषाद मार रहा है। उसी समाज को मारेंगे जिस समाज ने आपको बनाया है, उसी समाज को आप मारने का बात करोगे? स्टिंग ऑपरेशन उनका हुआ था। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी के अंदर के विचार प्रकट हो गए थे जब उन्होंने कहा हम कुछ निषादों को जला देंगे, कुछ को मरवा देंगे, हम तो पुलिस चौकी फुकवाने वाले हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने भी वीडियो। फिर वो अंदर के विचार है ना, हमें तो पैसे से मतलब है, पैसे दो, पद लो, और सदस्यता ग्रहण करना है निषाद पार्टी में तो भी पैसे भरो। और कुछ ऐसा मतलब ऐसा चुटकुला सा एक कार्ड दे देते थे कि ये जो कार्ड है वो संसद भवन के अंदर जाने का जो है वो टिकट है, पास है, ये कार्ड को रखो, लेमिनेशन करके रखना, ये कार्ड तुम्हें बहुत काम आएगा। क्यों उल्लू बनाने का काम करते हैं? इतने पढ़े लिखे महानुभाव हैं, फिर समाज को लूटने का काम क्यों करते हैं? अपने ही जो है घर भर जो है उनको बनाएंगे। तो समाज जो आपके पीछे दौड़ पड़ा था, जहाँ मैं भी थी, तो मुझे लगा कि नहीं गलत है। मैंने कहा ना, मैं पहले ही गलत को गलत कहती हूँ, मुझे लगा गलत है, मैंने कहा कि नहीं, ये इंसान लूट रहा है। काजल जी, उन्होंने कहा कि झौगा भर लोग पौवा भर वोट लेके, पौवा भर वोट को पैरों में दबा के और सत्ता में चले जाते थे। आज हमारे आने के बाद निषाद अपनी हक हुकूक की बात कर रहा है, और जब तक हम उनको उनका आरक्षण नहीं दिला देंगे, हमने उनसे एक बार क्वेश्चन किया था कि संजय निषाद तब बने जब गोरखपुर सीट पर, जब योगी आदित्यनाथ ने वो सीट छोड़ी, उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के वो उम्मीदवार बने, और जब वोट शिफ्ट हुआ निषाद के साथ समाजवादी पार्टी का, बसपा, ये तमाम वोट शिफ्ट हुए, तो आप हुए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप पलटू राम हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे समाज के लिए, अगर उनके हक हुकूक की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, अगर उनके लिए काम नहीं होगा तो मैं 10 बार पलटूंगा। ठीक है, कितनी बार पलटेंगे आप? कितनी बार जो है बेइज्जत हो गए समाज से? अब समाज के बहुत से लोग और लगभग सभी पूरे समाज के कुछ उनके कार्यकर्ताओं को छोड़कर समाज समझ चुका है कि भाई कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको माननीय डॉक्टर संजय निषाद ने ठगा नहीं। मुझे बताइए, आरक्षण अगर हम मन से चाह ले, जुनून से चाह ले, अपने जोश से चाह ले, तो क्या नहीं मिल सकता? कुछ ऐसे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। जहाँ आपकी सरकार है, केंद्र में भी और आपके राज्य में भी आपकी सरकार है, उस सरकार के साथ का विलय है, तो जुनून के साथ, जोश के साथ, अगर वो मन में लगन है अपने समाज के लिए, तो आरक्षण मिल सकता है। जब सांसद उनका बेटा बन सकता है, जब MLC के टिकट उनको वो पद में मिल सकता है, तो आरक्षण भी मिल सकता है। लेकिन वो जुनून होना चाहिए। वो MLC बने, वो पद उन्होंने ले लिया, झटक लिया, कई दिन से दिल्ली में आपने देखा होगा डेरा डाले हुए थे, आखिर लिया ना। तो इस तरह से आरक्षण भी ले सकते, वो कह सकते कि नहीं, मेरा समाज
मुझे पहले है। मैं जिस समाज के बदौलत इतना ऊपर हुआ हूँ, मैं जिस समाज के बदौलत इतना बड़ा राजा बना हूँ, मेरा समाज मुझे पहले है, नहीं तो भैया मैं आपके साथ नहीं हूँ। मेरी अलग एक पार्टी है निषाद समाज की, और निषाद पार्टी, उसके साथ ही मैं रहूँगा। मुझे कहीं कोई विलय करना नहीं है। वो कह सकते थे, उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो समाज को बेचने का, ठगने का काम करते हैं। काजल निषाद जी, आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं कर लूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पार्टी में कैरियर है। एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। शुभेंदु अधिकारी 3 महीने पहले छोड़कर पार्टी आते हैं और वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं बंगाल में। 6 साल पहले पार्टी छोड़कर आए हेमंत बिश्व शर्मा आज असम के मुख्यमंत्री हैं। जितिन प्रसाद आज मंत्री हैं। ज्योतिषरादित्य सिंधिया आज मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। अध्यक्ष एक परिवार का होगा, मुख्यमंत्री एक परिवार का होगा। आप क्या कहना चाहेंगी इस परिवारवाद की परिभाषा को किस तरह से आप परिभाषित करना चाहेंगे? पहली बात तो मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था कि हमारे पिताजी या माताजी दूर दूर तक राजनीतिज्ञ नहीं थे। उसके बाद भी उन्होंने काजल निषाद को इतना मान सम्मान दिया है, तो यहीं से ये साबित हो जाता है कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। और दूसरी बात कि भाजपा में भी आप देखेंगे मंत्री का ही बेटा कुछ हो गया है, उनका ही बेटा कुछ हो गया है। जय शाह जो देखिए बड़े बड़े पद पर अब आसीन है, तो क्या ये लोग जो है वो परिवारवाद नहीं चलाते हैं क्या? अब मोदी जी ने शादी की थी और शादी के बाद वो खुद भाग गए थे, तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? योगी जी भी शादी नहीं किए, तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? बाकियों ने तो शादी की है, वो तो बनाएंगे अपने भविष्य का, अपने बच्चों का भविष्य, तो कोई उसमें क्या कर सकता है? काजल निषाद किसी भी बड़े राजनेता की बेटी नहीं है, उसके बाद भी काजल निषाद को मान सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। इससे साबित हो जाता है कि जितनी धारणाएं, भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बारे में, सब गलत है। आपके बारे में एक बात बड़ी सही एक महिला ने कही कि जाग बिटिया से बतैया बड़ा मुखरवाड़ी, ठीक ना, बड़ा मुखरता से आप अपनी बात रखती हैं। योगी जी ने कहा कि जब हमको सत्ता सौंपी गई, गड्ढा युक्त यूपी दिया गया, मतलब दंगा युक्त यूपी दिया गया, भ्रष्टाचार युक्त यूपी दिया गया। योगी जी ने कहा कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर में है। अतीक अहमद को देखिए आज जेलों में है। मुख्तार अंसारी पंजाब के जेलों में थे, यूपी आना नहीं चाहते थे। अपराधी या तो यूपी छोड़ दे रहे हैं या तो अपने गले पे तख्ता लगाकर जेल के सामने खड़े हो जा रहे हैं, थाने के सामने, कि हमें जेल में कर दिया जाए। उन्नाव में जो कांड हुआ था उसमें भाजपा का ही विधायक था। योगी जी ने कहा कि उनको सजा मिली। हाँ, देखिए कैसे मिली, सुनिए आप मेरी बात। वो जब कांड हो गया उसके बाद वो बच्ची कितना दौड़ती रही, बिफरती रही, मदद मांगती रही, कहीं सुनवाई नहीं होता था। जब विपक्ष खड़ा हो जाता है, जब पूरा देश खड़ा हो जाता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। स्वामी चिन्मयानंद देखिए, बच्ची का जो है वीडियो बनाता है, उसे ब्लैकमेल करता है, फिर बलात्कार करता है, उसका वीडियो बनाता है, फिर ब्लैकमेल करता है। उसके बाद वो बच्ची कितना भागी थी, वो बयान है, सारी चीज़ें हैं, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये जो सच्ची जो खबरें हैं, आप जैसे महानुभाव जो खबरें देते हैं ज़मीनी हकीकत वाली, वो खबरें हैं हमारे पास। वो बच्ची कितना दौड़ी थी, कोई सुनवाई नहीं। उस बच्ची को मजबूर होकर सोशल मीडिया पर वो वीडियो चलाना पड़ा, तब जाके पूरा देश खड़ा हुआ, तब जाके योगी जी जो है वो एक्शन लेते हैं। मैं वही कहती हूँ, क्यों ऐसा? इतने ही साफ दिल के हैं, इतने ही संत महापुरुष है, तो क्यों ऐसा कि देश जब खड़ा हो जा रहा है, वो बच्ची को वीडियो डालना पड़ा है, त्राहिमाम जनता हो जा रही है, दरवाज़ा खटखटा के तोड़ने पर आ जा रही है, तब आप दरवाज़ा खोल रहे हो? पहले ही खोल के क्यों नहीं कहते हो कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात, ये सिर्फ कहते हैं कि ठोक देंगे, लेकिन इनसे गुंडई जो है वो थम नहीं रही है। उत्तर प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है। मैंने हर बार हमेशा ही अपने वीडियो में कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भगवा वस्त्र धारण करता है, जो चोला पहनता है, वो संत हो, ज़रूरी नहीं है। ये वस्त्र जो है ना, बहुत पवित्र वस्त्र है, ज़रूरी नहीं है। आज मायने बदल गए हैं। आज चिन्मयानंद स्वामी जो है वो अपने आप को स्वामी भी कहता है। भगवान और देवताओं और राक्षसों की बात करने वाले, ये जो मृत्यु और जन्म की बातें करने वाले, आज खुद रावण बन बैठे हैं। मुमुक्षु आश्रम में रहते थे। मुमुक्षु आश्रम का मतलब ही होता है कि मोक्ष को प्रदान करने वाला। ये सिर्फ जो है भगवा धारण करके ऐसे कांड करेंगे और हत्याएं करवा देंगे, और जो अपराध रुक नहीं रहे, और संसद में जाके रोएंगे। और रवि किशन जी ने कहा था कि यहाँ जो है उद्घाटन किया था उन्होंने
राजघाट। हाँ, राजघाट पुल पर। तो कहा था कि यहाँ जो जलेंगे वो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, शमशान भूमि पर जो जलेंगे वहाँ योगी जी हंस रहे हैं। तो जो सच्चा सन्यासी होता है ना, उनको राजनीति से पहली बात तो कोई मतलब ही नहीं होता, उनको संसार से कोई मतलब ही नहीं होता, उनको कुर्सी की चाह ही नहीं होती, ना वो किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की अच्छाई करते हैं, ना वो हंसते हैं किसी के कहने पर, ना वो संसद में रोते हैं। अच्छा और सच्चा सन्यासी ऐसा होता ही नहीं है। तो मैं जनता को कहना चाहूँगी कि आप ही लोग हैं जो योगी बाबा की मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको आराम करने दीजिए, भगवान का ध्यान करने दीजिए, उनको राजनीति मत कराइए। मैं आपसे निवेदन, जनता जानना चाहती है, एक बार आप बता दीजिए वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से आप हुंकार भरने जा रहे हैं? जी, मैं कैंपियरगंज विधानसभा से हुंकार भरूंगी और आप सबका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम, स्नेह रहा तो भारी मतों से विजय भव बनूंगी। ये जीत मेरी नहीं होगी, मेरी जनता की होगी। सही मायने में जो नेता होता है वो सेवक होता है, लेकिन यहाँ भारत में बहुत उल्टा होता है कि जो नेता होता है वही राजा होता है और जनता जो होती है वो सेवक होती है। ऐसा नहीं है, आप अपने हक अधिकारों को समझिएगा। और काजल निषाद जो है वो नेता की परिभाषा बदलने आई है कि नेता पहले आपके घर में खाना खाने आता है, बाद में वोट पड़ता है, बाद में वो नेता बनता है। लेकिन काजल निषाद नेता बनने के बाद आपके घर में आपके साथ बैठकर खाना खाएगी। हम नेता की परिभाषा बदलने वाले हैं। नेता जनता का सेवक होता है, यही हम आपसे वादा करते हैं और निभाएंगे। काजल जी, आपकी पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करेगी, वो किन मुद्दों पर चुनाव में जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्कर्ष पत्रिका की टीम जब किसी से बात करती है वो उनसे पूछना चाहती है आप किन मुद्दों पर जाएंगी। अगर आप कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां से आपकी पार्टी लड़ाना चाहती है, आपको टिकट देती है, वो 3 काम बताइए। आपकी पार्टी और काम करेगी, उनके मैनिफेस्टो होंगे, काम करेंगे, जो आप 3 या 4 काम गिनाएं जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहेंगे। एक पिक्चर में ऐसे ही किसी ने पूछा था और वो हीरोइन ने जवाब दिया था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जनता का विकास, क्षेत्र का विकास और राज्य का विकास, इसमें आप समझ जाइए कि मैं किन मुद्दों की बात कर रही हूँ। जिसमें जनता का विकास होगा, जिसमें क्षेत्र का विकास होगा, जिसमें राज्य का विकास होगा, जिसमें मेरे भारत का विकास होगा, वो सारे काम मैं करूँगी। जब विधायक विधानसभा क्षेत्र से चुन लिया जाता है तो वो लखनऊ का हो जाता है, जब कोई सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र से चुन लिया जाता है वो दिल्ली का हो जाता है। आप लापतागंज जो सीरियल है काम करती हैं, कहीं आप कैंपियरगंज से चुनकर लापता तो नहीं हो जाएंगे? ये तो मैंने पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि काजल निषाद जो है यहाँ राजनीति और नेता की परिभाषा उसको बदलने आई है। यहाँ जो नेता जो वोट लेके जाते हैं, पहले मैया भैया सब गोड़ छानने लगते हैं, इतना दूंगा, हाई कर दूंगा, हाउ कर दे, भाई कर दे, जितनी सारी भाषाएं बोलते हैं। और कुछ लोग गलत भी नहीं हैं, दारू की बोतल में 500 रुपये में एक ठो लुग्गा में सब बिक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता को अपना 5 साल जो है दाव पर नहीं लगाना चाहिए। अगर इस तरह से जनता करेगी तो बाद में किसी नेता के पास जाके बोलेगी कि मेरी ये समस्या है, समाधान करिए, मुझे अच्छा रोड दीजिए, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, मेरे क्षेत्र का विकास करिए, तो वो नेता क्या कहेगा कि चल जा, 500 रुपया मैंने तुझे दे दिया था उस वोट का, मैंने तुझे लुग्गा दे दिया था, मैंने तुझे एक दारू की बोतल दे दी थी, तूने अपना वोट बेच दिया था, तुझे अपने वोट की कीमत नहीं पता थी। तो जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। वोट जो है ना बहुत अमूल्य है, आपके वोट से ही तय होता है। विधायक, सांसद, मंत्री सारे आपके वोट से तय होते हैं। आपके वोट की कीमत समझिए। काजल निषाद ये कीमत आपको समझाने आई है। कल को काजल निषाद भी अगर खरी नहीं उतरती है तो आपको पूरा हक है कि दोबारा मैं तुझे वोट नहीं दूंगी काजल निषाद, तूने मेरा ये काम नहीं किया। जनता ऐसी होनी चाहिए। काजल निषाद जी थी, इसी मुखरता के लिए जानी जाती है। हमारे जितने प्रश्न थे घुमाते हुए नजर नहीं आए, जबरदस्त तरीके से प्रश्नों का जवाब दिया। घंटों बात हो सकते हैं, ना ये थकने वाली है, ना हमारे प्रश्न कम होने वाले हैं। उत्कर्ष पत्रिका की तरफ से जितने भी प्रश्न दागे गए, जबरदस्त तरीके से उस प्रश्नों का जवाब दिया। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।